नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून को समझने वाले हैं जो काले धन को सफेद बनाने के खेल को रोकने के लिए बनाया गया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आखिर ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमें फाइनेंशियल क्राइम की गहरी दुनिया में ले जाता है। जरा सोचिए, गैर कानूनी पैसे को एक ऐसी लॉन्ड्री में डाला जाता है जहां से वो साफ होकर बाहर निकलता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को रोकना दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इससे पहले कि हम कानून की गहराइयों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि हम आखिर लड़ किससे रहे हैं। ये अपराध असल में है क्या? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का असली मकसद सिर्फ पैसे को छिपाना नहीं है, नहीं, बल्कि उसकी पूरी की पूरी पहचान ही बदल देना है। कोशिश ये होती है कि अवैध पैसे के असली मालिक और उसके आपराधिक सोर्स के बीच के सारे कनेक्शन काट दिए जाएं, ताकि वो पैसा पूरी तरह कानूनी लगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट, जहां गैर कानूनी कैश को किसी तरह बैंकिंग सिस्टम में घुसाया जाता है। फिर आता है लेयरिंग, यहाँ पर हजारों छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस करके पैसे के सोर्स को इतना ज्यादा उलझा दिया जाता है कि उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाए। और आखिर में इंटीग्रेशन के जरिए वही पैसा एक कानूनी संपत्ति या इन्वेस्टमेंट बनकर अपराधी के पास लौट आता है। अब इस इतने शातिर अपराध से निपटने के लिए भारत ने साल 2002 में एक बहुत मजबूत कानूनी हथियार बनाया, जिसे हम पीएमएलए के नाम से जानते हैं। जी हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत का कह सकते हैं सबसे बड़ा कानूनी कवच है। इसका सीधा मकसद है ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और अपराधियों को सजा देना। इस कानून का मकसद डबल है, जैसा कि इसके ऑब्जेक्टिव में साफ साफ लिखा है, रोकने और संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान। मतलब ये सिर्फ अपराधियों को सजा ही नहीं देता, बल्कि अपराध से कमाए गए फायदे को भी उनसे छीन लेता है, ताकि क्राइम करना किसी के लिए भी फायदे का सौदा ना रहे। तो सवाल ये है कि ये कानून असल में जमीन पर काम कैसे करता है। जब कोई केस सामने आता है तो पैसे का पीछा करने की ये पूरी प्रक्रिया दिखती कैसी है, चलिए इसे समझते हैं। पूरी प्रक्रिया एक जांच से शुरू होती है। अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है तो उसे अस्थायी तौर पर कुर्क यानी अटैच कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि उस प्रॉपर्टी को फटाफट बेचा या कहीं और ट्रांसफर न किया जा सके। इसके बाद मामला कंफर्मेशन के लिए एक स्पेशल बॉडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भेजा जाता है। अब यहाँ पर ये जो मुकदमा दायर करना है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो स्टेज है जहां जांच एक फॉर्मल कानूनी कार्यवाही में बदल जाती है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दोनों पक्षों को सुनती है और फिर ये तय करती है कि प्रॉपर्टी की कुर्की जारी रखनी है या नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई इस फैसले से सहमत नहीं है, तो क्या इसके आगे भी कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। हमारी कानूनी प्रक्रिया में अपील की जगह हमेशा होती है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले को चुनौती देनी है तो मामला जाता है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। ये एक हायर बॉडी है जो पूरे मामले की फिर से समीक्षा करती है और अपना फैसला सुनाती है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, अगर कोई इस पूरी कानूनी लड़ाई के बाद दोषी पाया जाता है तो फिर क्या? उसे किन नतीजों का सामना करना पड़ता है? देखिए, इस कानून का मकसद सिर्फ खाना पूर्ति करना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त मैसेज देना भी है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करती है, इसलिए इसमें सजा के जो प्रावधान हैं वो भी उतने ही गंभीर रखे गए हैं। सजा भी 3 लेवल्स पर काम करती है। दोषी को कई सालों की सख्त जेल हो सकती है, उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, और सबसे अहम, अपराध से कमाई गई प्रॉपर्टी को सरकार पूरी तरह से जब्त कर लेती है। ये पक्का किया जाता है कि अपराधी को किसी भी तरह से कोई फायदा ना हो। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वित्तीय अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से लेकर शेल कंपनियों के जटिल जाल तक। सवाल ये है कि क्या हमारे कानून इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, और भविष्य में इन्हें कितना और तेज होना पड़ेगा।